नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। काफी वक्त से आरक्षण की मांग कर रहे ओबीसी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। देश की मेडिकल शिक्षा को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत इस साल से मेडिकल के छात्रों को अखिल भारतीय कोटे में भी आरक्षण मिलने जा रहा है। फैसले के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण मिलेगा। इससे करीब 5,550 छात्र सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस फैसले के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। जहां पिछड़ों की बड़ी नेता मानी जाने वाली अनुप्रिया पटेल ने एक दिन पहले पीएम मोदी से मिलकर इस मांग को रखा था। वहीं पीएम ने उनकी मांग को मानते हुए आरक्षण का ऐलान भी कर दिया है और एक तरह से ओबीसी वोटर्स पर सेंधमारी कर दी है। जहां इस मांग को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हावी होने की कोशिश कर रहा था एक वक्त में, लेकिन पीएम के एक फैसले ने सभी को चारों खाने चित्त कर दिया है। इसी को लेकर आज होगी हमारी चर्चा। क्या इस वक्त आरक्षण का यह ऐलान चुनावी हथियार है या फिर यह आरक्षण छात्रों के हितों के लिए जरूरी था? ये अहम सवाल है और पीएम के इस फैसले का यूपी के 2022 के महासमर में बीजेपी के लिए कितना असरदार होगा ये फैसला, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। देश के सभी राज्यों के मेडिकल संस्थानों में साल 1984 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऑल इंडिया कोटा लागू किया गया। ये ऑल इंडिया कोटा राज्य के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेज में सीटों का वो हिस्सा है जो राज्य के कॉलेज केंद्र सरकार को देते हैं। सभी राज्य अपने मेडिकल कॉलेज की 15% अंडर ग्रेजुएट सीटें और 50% पोस्ट ग्रेजुएट सीटें केंद्र सरकार को देती हैं। इन सीटों को ऑल इंडिया कोटा कहते हैं। इन सीटों पर देश के किसी भी राज्य के छात्र दाखिला ले सकते हैं। साल 1985 से 2007 तक ऑल इंडिया कोटा की सीटों पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण लागू किया और राज्य सरकार की तरह ही केंद्र सरकार के हिस्से की सीटों पर भी आरक्षण लागू करने के निर्देश दिए। 7.5% आरक्षण अनुसूचित जनजातियों के लिए और 15% आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए दिया गया, जबकि ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं था, जिसके बाद सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण मिलेगा। रिजर्वेशन का मैटर थोड़ा सा मैं इसमें डिसएग्री करता हूं, क्योंकि रिजर्वेशन का एक कास्ट को लेकर के नहीं चलना चाहिए। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। या तो रिजर्वेशन दें तो सबको दें, या तो रिजर्वेशन एकदम हटा दें। हाँ, देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो ये सही है, क्योंकि जो ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं वो जिस सोसाइटी से आते हैं या जिस स्लम एरिया में वो लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो जिस मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए तो मैं सहमत करता हूँ, इस चीज़ से मैं सहमत करता हूँ। इससे करीब 5,500 छात्र लाभान्वित होंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। वहीं राजनीतिक दल इस फैसले के बारे में क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 के बाद जो देश में बड़े सुधार किए हैं, उनमें से एक बड़ा सुधार है कि अब चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों को आरक्षण मिल सकेगा। इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। बेरोजगार नौजवान सड़क पर है, मेडिकल संस्थानों में 10 गुने से ज्यादा फीस महंगी हो गई। केंद्र सरकार उस पर ध्यान क्यों नहीं देती? शिक्षा सस्ती हो, ये भारत के नौजवानों की मांग है, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का लॉलीपॉप दे रही है। उसको नौजवानों के हितों से कोई मतलब नहीं है। तो विपक्ष इस फैसले से पिछड़ गया क्या, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इस मसले पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर आरती दवे हमारे साथ शिक्षाविद मौजूद हैं, धर्मेंद्र राय प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, उमाशंकर पांडे प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं और डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता एसपी के मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल डॉक्टर आरती दवे, हमें बताइए कि इस आरक्षण केंद्रीय कोटे में आरक्षण की कितनी जरूरत थी? क्या इससे पूरे देश के जो काबिल हैं ओबीसी के छात्र या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वाकई एक बैलेंस समाज में बन पाएगा जिसके मूल में आरक्षण है?
देखिए, ये जरूर बहुत फायदेमंद रहेगा। लोग परेशान ना हो कि आरक्षण से किसी को भी डिप्राइव किया जाएगा या किसी का कोटा कम होगा। 15% कोटा, जो मैं प्रिंसिपल रही हूँ यहाँ 2 साल बड़े स्टेट मेडिकल कॉलेज के, जीएसवी मेडिकल कॉलेज के, तो मैं जानती हूँ कि इसकी तैयारी है तो एकदम से नहीं निर्णय लिया गया। पहले सीटें बढ़ाई गई हैं और कोई थोड़ी बहुत नहीं, भारी मात्रा में सीटें बढ़ाई गई हैं। ये आप समझिए कि लगभग 54,000 सीट 2014 से 84,000, यही गवर्नमेंट आने के बाद से 84,000 से ऊपर हो गया। उधर सेंटर में मोदी जी की गवर्नमेंट आई, यहाँ योगी जी की गवर्नमेंट आई, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसा काम हुआ। मैं नहीं सोचती दुनिया में कहीं पर भी इस तरह से किया जाए कि हमारे टोटल मिला के 51 मेडिकल कॉलेजेस थे, सरकारी प्राइवेट मिला के। 2014 के पहले सिर्फ 12 थे, और योगी जी के आने के बाद 2018 के बाद 27 मेडिकल कॉलेज ऐड हो गए। और आपको पता, अभी यूपी में 3rd फेज में 14 जब हमको सेंट्रल स्कीम में और कॉलेज मिलेंगे, जो कि बहुत जल्दी साल भर के अंदर, तो 74 मेडिकल कॉलेज करीब हो जाएंगे। 9 मेडिकल कॉलेज आपने सुनाई अभी होंगे 2nd फेज के, 3rd फेज के 14 होंगे। और ये इस तरह से नहीं कि एक कॉलेज खोल दिया बिना एनएमसी एमसीआई का स्टैंडर्ड्स मीट किए, वहां से एलओपी, वहां इंस्पेक्शन, कड़े इंस्पेक्शन के बाद हम लोगों ने 100% रिजल्ट दिया है यहाँ यूपी में, और सबने मिलके कि स्टैंडर्ड मीट किया, तब इतनी सीट बढ़ी हैं। और गवर्नमेंट में जो सीट बढ़ी 54 से 84,000, और पीजी सीट ऑलमोस्ट डबल हो गई, 30,000 से 54,000 हो गई लगभग पीजी सीट भी। तो ये ऑल इंडिया में बता रही हूँ, और अगला टारगेट है 1 लाख पार हो जाएगा, क्योंकि 3rd फेज में टोटल 100 एंड सब मिला के 1st, 2nd, 3rd फेज मिला के 158 नए मेडिकल कॉलेजेस जुड़ेंगे। और मैं अगर जीएसटी डॉक्टर आरती दवे, तो जब हमें ईडब्ल्यूएस डॉक्टर आरती दवे एक बार फिर से हमें बता दीजिए, तो ये जो आरक्षण का कोटा लागू होगा 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% केंद्रीय कोटे में, तो फिर जनरल कैटेगरी के छात्र ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सीटें बढ़ाई गई हैं पहले से, इसलिए उनका हक नहीं मारा जाएगा, आप ये कह रही हैं? सीटें बहुत बढ़ा के तब दिए, और ईडब्ल्यूएस जो जनरल वालों के लिए ही है 10%, ये तो कभी नहीं था, और ये इस कोटे में है। इवन जो स्टेट कोटा, उसमें भी ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन है। और मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हमारे पास 190 सीट थी जीएसवी मेडिकल कॉलेज में, 250 कर दी गई, एकदम से 60 सीट बढ़ाई गई, तब हमने ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन दिया। तो किसका नुकसान हुआ? फायदा ही फायदा है स्टूडेंट्स का। धर्मेंद्र राय जी, और आप ये सोचिए, जो मेडिकल पढ़ना चाहेगा पढ़ेगा, जनरल का भी फायदा है सर। बिल्कुल, मैं आता हूँ के पास। धर्मेंद्र राय जी, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है 2022 के मद्देनजर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 40% के करीब ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं, क्या आपने इन्हें एक साथ साधने की कोशिश की है? देखिए, ये किसी निर्णय को राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो बहुत समय से जो वर्ग पिछड़े रह गए हैं, अछूते रह गए हैं, समाज में उनको अधिकार मिलने से वो वंचित रह गए हैं, पाने से वंचित रह गए हैं, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत सारे लोग उनके इस निर्णय की, उनकी सरकार के निर्णय की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने उस समाज को लाभान्वित करने का प्रयास किया है जो सदियों से उपेक्षित रहे हैं, जिनके अधिकारों के लिए हमेशा से मांग होती रही है। और हम अनुप्रिया जी की भी प्रशंसा करेंगे कि उन्होंने इसकी पहल की, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये मांग बहुत अरसे से आ रही थी, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, उनकी मांग को स्वीकार किया है। तो ये बहुत बड़ा, और मेडिकल में किसी भी जो सामान्य छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी बहुत सारे अवसर हैं। और मेडिकल के क्षेत्र में आज जो गांव से लोग, इसका लाभ सीधा ये होगा कि जो
अति पिछड़े हैं वो सीधे गांव से आते हैं। तो गांव की व्यवस्था से जुड़े हुए, गांव के परिवेश से जुड़े हुए लोग जब मेडिकल के क्षेत्र में आएंगे तो एक मेडिकल क्षेत्र में क्रांति आएगी और वह गांव के लोगों का दुख दर्द ठीक से समझेंगे और सेवा में जुटेंगे। तो ये चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम होगा जो केंद्र सरकार ने उठाया है। बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक राय, क्या विपक्ष पिछड़ गया है? कुंदन जी, सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद एक MBBS MS हूँ, मैं खुद इस प्रोफेशन को बिलोंग करता हूँ। आप एक चीज समझ लो, ये अभी मैंने दुबे जी की बात सुनी, सारी बातें सुनी। मेडिकल कॉलेज किसने बनवाए उत्तर प्रदेश में? पिछले 5 साल 10 साल रिकॉर्ड देख लें। आजमगढ़ PGI बनी, सफाई मेडिकल कॉलेज बना, ये सब माननीय अखिलेश जी के गवर्नमेंट में बना। जौनपुर मेडिकल कॉलेज बना, गाजीपुर का मेडिकल कॉलेज पास हुआ, सारी हमारी सरकार में बना। बिल्कुल। अभिषेक, ये चर्चा ही नहीं हो रही ना किसने मेडिकल कॉलेज बने, हम तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो आज उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसमें तो 9 मेडिकल कॉलेज का देने के आएंगे प्रधानमंत्री, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं ये चर्चा कर रहा हूं जो आरक्षण लागू किया गया है ओबीसी कोटे, ओबीसी को दिया गया है ऑल इंडिया कोटे में, इसे किस तरीके से समाजवादी पार्टी देखती है? उसकी उतनी साझेदारी हमारी समाजवादी पार्टी यही कहती है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी। हम तो हमेशा कहते हैं कि ये कोटा दीजिए। मैं भी खुद डॉक्टर हूं, मैं कुछ कंपीट करके बनाऊं, किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरी रैंक आई तो मैं MBBS बना, मेरी रैंक पहली आई तो मैं MS ऑर्थोपेडिक्स बना। ये चीज मैं आपको अपने पर्सनल प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, हमें जनता की सेवा करनी है। हम ये कहते हैं, हमेशा कहते हैं, इस निर्णय का स्वागत है। तो क्या प्रधानमंत्री ने सभी को ये मौका देकर के बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के सियासत से जुड़ी हुई? कुंदन जी मेरी बात कंप्लीट होने दें प्लीज जी। मैं कह रहा हूं 2017 में नीट परीक्षा चालू हो गई थी। ठीक है, आज 4.5 साल तक ये लोग सो रहे थे। आज अनुप्रिया पटेल जी को याद आया 2017 में वो कहां थी जब वो मंत्री थी? कहां थी वो? क्यों नहीं ओबीसी कोटे के लिए उन्होंने सोचा? 11,000 ओबीसी। नहीं तो क्या आपको लगता है कि 2022 चुनाव के मद्देनजर सब कुछ हुआ है? यूपी चुनाव के मद्देनजर सब कुछ हुआ है? बिल्कुल हुआ है। मैं यही बात तो कह रहा हूं, इनके पास सामने 6 महीने को बताने को कुछ नहीं है। तो इस तरह के कई लुभावने वादे आएंगे, कई सारी चीजें आएंगी। EWS में इनके उत्तर प्रदेश के मंत्री अपने भाई का नियुक्ति कराते हैं। क्या वो जनरल में सवर्ण थे? मैं भी जनरल कैटेगरी से आता हूं। आप बताएं कि क्या उनकी नियुक्ति होनी चाहिए? तो वो गरीब थे, मंत्री का भाई गरीब होता है। मंत्री जी की कितनी तनख्वाह है? उत्तर प्रदेश सरकार बताए। पद तो छोड़ना पड़ा ना उन्हें, पद तो छोड़ दिया उन्होंने, पद तो छोड़ना पड़ा उन्हें। भाई जब विपक्ष ने और मीडिया के भाई बंधुओं ने उसका विरोध किया तब पद छोड़ा ना उन्होंने। बिल्कुल, नहीं तो नियुक्ति तो हो गई थी। ठीक है नियुक्ति पांडे साहब, ठीक है, समाजवादी पार्टी का इसमें सीधे तौर पर रोल नहीं है, लेकिन चूंकि 2007 से इसे लागू किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि इसमें आरक्षण भी लागू कीजिए, कोटे में भी आरक्षण लागू कीजिए ओबीसी, और अब EWS का कोटा तो 2019 से जुड़ गया। मेरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस स्पेसिफिकली इस मसले पर पिछड़ गई है? क्योंकि आपके पास मौका था 2007 में कि इसे आप लागू कर सकते थे, लेकिन SC और ST के लिए तो आपने लागू किया, लेकिन इसे ओबीसी को इस आरक्षण से दूर रखा आपने। तो क्या यहां पर कांग्रेस को पीछे बहुत धकेल दिया प्रधानमंत्री ने? अच्छा है, मैं आपकी मजबूरियां समझता हूं। पांडे साहब, 2007 नहीं, जेन्युइन सवाल है, मजबूरियां, मेरी मजबूरियों की चिंता मत कीजिए। आपने लागू नहीं किया, आप कबूल कीजिए ना। मैं सुन लीजिए, नहीं, दिस इज नॉट जेन्युइन प्रेस। मैंने जेन्युइनली सवाल पूछा, आपका रिएक्शन जेन्युइन नहीं था। राज्य सरकार का विषय, पांडे साहब, आपका रिएक्शन नहीं जेन्युइन था। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपका रिएक्शन जेन्युइन नहीं था। अरे क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? नहीं, आपने किया। बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे ये बताइए। मैं तो बोलने के लिए बुलाया। अगर आप नहीं बोलने देंगे तो मैं चुप रहूंगा। पांडे साहब, मैं आपको बोलने के लिए बुलाता हूँ, बोलने के लिए बुलाया। 1 मिनट तो बोलने दीजिए। कहिए, ये क्या स्ट्रेटजी अपना के रखते हैं आप लोग? नहीं बोलने नहीं देते। जो सवाल आपने किया उसका जवाब देंगे ना। अब आप 1 मिनट प्लीज इंटरप्शन मत करिएगा। मैं आपकी नौकरी तो करता नहीं हूं प्रभु,
मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं तो मैं पार्टी तो आप जो चाहेंगे आप इस मंच पर नहीं बोल पाएंगे। पांडे साहब आप जो चाहेंगे वो नहीं बोल पाएंगे। नौकरी करिए, मुझे अपना धर्म निभाने दीजिए। नहीं आप धर्म निभा रहे हैं तो मैंने पूछा आपसे सवाल, आप उस पर हंस रहे हैं। चाहूंगा मैं वही बोलूंगा। आप हमारी मजबूरियां गिना रहे हैं। मैं जो चाहूंगा वही बोलूंगा, आप नहीं रोक पाएंगे। नहीं आप मुझे बोलने देंगे। अगर आप लाइन पर नहीं बोलेंगे रोक दूंगा मैं। मुझे बोलने देंगे। आपने मैंने जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो मैं रोक दूंगा आपको। पांडे साहब कहिए। मैं जानता हूं। पांडे साहब कहिए, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। क्या कांग्रेस पिछड़ गई 2007 में? इसे आप लागू कर सकते थे, आपने लागू नहीं किया। अगर वो सरकार का पांडे साहब मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। पांडे साहब के ऊपर मुकदमे लाद दिए जाएंगे। पांडे साहब मजबूरी और कमजोरी में समझता हूं। पांडे साहब मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, 2007 में आपके पास मौका था, आपने लागू नहीं कर पाए, क्या इसका अफसोस है कांग्रेस को? मिस्टर कुंदन, क्या आप मुझे बोलने देंगे? बोलिए। क्या मुझे आप बोलने देंगे? बोलिए सर। आप मुझे बोलने देंगे? सर बोलिए। हाँ प्लीज। 2007 में हमने इसको केंद्रीय संस्थानों में लागू किया था, 27% रिजर्वेशन। राज्य सरकारों को इसको लागू करना था। नीट की व्यवस्था 2007 में नहीं थी कि समेकित एग्जाम होते थे, लेकिन आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, ये मैं आपको दिखा देता हूं, आप कह रहे हैं पिछड़ गया, चुनाव आ गए तो मोदी ड्रामे कर रहे हैं, आप उसको नहीं दिखाएंगे। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने 3 जुलाई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। यह पत्र है, अगर आपको जरा भी नैतिकता है तो दिखाइए इस पत्र को आदरणीय सोनिया गांधी जी को, जो उन्होंने प्रधानमंत्री को 3 जुलाई को लिखा था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि ये रिजर्वेशन तत्काल, सुन लीजिए प्लीज प्रभु, दिया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी लिखा था कि जो आपने डिनाई किया है लंबे समय से इस रिजर्वेशन को, उसके कारण 11,000, संख्या नोट करिए, 11,000 ओबीसी छात्रों को नुकसान हुआ है। उन्होंने लिखा है द डिनायल ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी इन द स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ऑल इंडिया कोटा बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वायलेट। पांडे साहब मुझे सिर्फ इतना बता दें, जब आपके पास इसे लागू करने का मौका था आपने लागू नहीं किया। अरे प्रभु, ठीक है प्रभु, आपने लागू नहीं किया, आपने लागू नहीं किया, दूसरे के लिए पत्र आप लिख दे रहे हैं, सरकार ने फैसला किया, हमने आपको वही बोला, तो थैंक्स तो कह दीजिए प्रधानमंत्री को। प्रभु, मैं तो कहता हूं ठीक है, सोनिया गांधी ने लिखा पत्र। पांडे साहब एंकर होके झूठ बोलेंगे। पांडे साहब 2007 पांडे साहब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, पांडे साहब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मान ली प्रधानमंत्री ने, थैंक्स कह दीजिए। पांडे साहब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात प्रधानमंत्री ने मान ली, पायल घुंघरू बन गए हो आप लोग, थैंक्स तो कह दीजिए। सत्ता की दलाली करने वाले लोग बन गए हैं। पांडे साहब चाटुकार आपकी मजबूरी समझ सकता हूं मैं, ठीक है। मेरे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पांडे साहब मैं रोक रहा हूं, आपकी मजबूरी भी मैं समझ सकता हूं, रुक रहा हूं छोटे से ब्रेक के लिए। पांडे साहब कांग्रेस के लोग इतना भड़क क्यों जाते हैं? हमने देखा लखनऊ में भी पार्टी दफ्तर में प्रियंका गांधी जब मौजूद थी, हमारे सहयोगी वहां पर खड़े होकर के जब आपके खिलाफ जो चीजें वहां पर थी, राजस्थान से कुछ युवा आए थे तो आपने हमारी टीम के साथ बदसलूकी कर दी। कांग्रेस के लोग इतना भड़क क्यों जाते हैं? अगर आपका मीडिया आपसे सवाल पूछता तो भड़क क्यों जाते हैं आप लोग? आप मुझे बोलने देंगे? अगर बोलने दे तो मैं 20 सेकंड पांडे साहब, 20 तो मैं सेकंड शांति से बैठूं। 20 सेकंड, बाकियों को भी मौका दें। ठीक है, लगता है ठीक है। देखिए जब वो महिला बोल रही थी तो आपने पूरे टाइम एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया, और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया वैसे ही आप इंटरप्शन करना शुरू कर दिए। मैं आपको बता रहा था कि हमने 2007 में केंद्रीय संस्थानों में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, धर्मेंद्र राय जी 20 सेकंड में जवाब, धर्मेंद्र राय जी 20 सेकंड में जवाब, जंग रहा हो या बीएचयू रहा हो, धर्मेंद्र राय जी 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए, दे सकते हैं तो। 27% ये लागू किया गया था। देखिए सुन लीजिए, इसके बाद मैडम तो मैं 3 जुलाई 2020 भाषा पर, इनके आचरण पर मुझे बहुत आपत्ति है। इन्होंने संसद में जिस तरह का व्यवहार निभा रहा है विपक्ष, उसी तरह ये डिबेट में बैठकर, मीडिया संस्थानों में बैठकर इतने दबंगई से बात करते हैं, ये आपत्तिजनक है। तमाम मेहमानों को शुक्रिया। पांडे साहब, एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। डॉक्टर आरती दवे किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, उनकी बातों को मैंने इसलिए नहीं काटा, और रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, उनसे भी सवाल पूछे, मैंने काउंटर सवाल पूछे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।